चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। आपको पता है कुंडली मिलान कराते हैं आप शादी से पहले, और उसमें कई बार कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट्स आपको दिखाई देते हैं। तो आजकल तो सॉफ्टवेयर की सुविधा है, तो आप कोई भी अपलोड कर लीजिए अपने कंप्यूटर पे और वहां से आप पता कर सकते हैं कितने गुण मिल रहे हैं, क्या है। और तो ये लेकिन जो बेसिक ये फॉर्मूला है ये समीचीन नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि हमने देखा है हमारे यहां रोज दसियों इस तरह के केसेस आते हैं कि कितने गुण मिल रहे थे कि 32, 34, और क्या हुआ कि 6 महीने नहीं बीते और डिवोर्स की परिस्थितियां हो गई। तो आखिर क्या कारण होता है कि इस तरह की स्थितियां आती? तो गुण मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन पर्सनल कुंडली का विवेचन, अब जैसे अगर मेल तो फीमेल की कुंडली का विवेचन, फीमेल तो मेल की कुंडली का विवेचन बहुत जरूरी होता है कि क्योंकि एक या दो अवगुण ही ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के जिंदगी को नरक बना देते हैं, उसे परेशान कर देते हैं। बाकी गुण मिल रहे हैं लेकिन कोई ऐसा अवगुण होता है, अब जैसे मान लीजिए गुण है बहुत मिल रहे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर से जाना ही नहीं चाहता है, घर में पड़ा हुआ है, कमाना ही नहीं चाहता है, तो सब कुछ बेकार हो जाता है। इसी तरह से मान लीजिए कि वो शराबी बन गया, नशेबाज बन गया, और तो एक अवगुण हुआ, पूरा का पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो गया। तो इस तरह से जो ऑपोजिट होता है उसकी कुंडली का विवेचन बहुत जरूरी होता है। आज ये एक ऐसी एक कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली में। ये नाम मैं नहीं बताता हूं आपको, जैसा कि पता है, और इसे मुझे बताया गया है, इसको मिलवाया गया था किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, उन्होंने इसको मिला दिया था, आपस में मैचिंग हो गई थी और 19.5 आपस में इनके गुण मिल रहे थे। तो 18 पे आपको पता है ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि हाँ ठीक है आप मैरिज कर सकते हो। इसमें 19.5 गुण मिल गए थे और बोला ठीक है आप शादी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो फिर उन्होंने हमारे पास, क्योंकि वो हमसे हमेशा कंसल्ट करते हैं कोई भी काम करने से पहले, तो उन्होंने, क्योंकि दूसरी तरफ से मिलके आया था, उन्होंने हमें संपर्क किया कि इस कुंडली को जरा प्लीज देख के बताइए, इन दोनों का मिलान करिए। हमने मिलान किया तो हमारे भी 19.5, वो तो सबके एक जगह जो गुण मिल रहे हैं वो हर जगह मिलेंगे। लेकिन फिर जब मैंने कुंडली को देखा, व्यक्तिगत ऑपोजिट कुंडली को, तो उसमें बहुत कुछ ऐसा मिला कि जिसके आधार पर मुझे उनको अपने निर्णय को बदलने के लिए कंपेल करना पड़ा कि ये मैरिज आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी। तो ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर घर में मैरिज होती है, हर घर में आप कुंडली मिलान करते हैं। अगर आपको कुंडली मिलान सही तरह से नहीं कराना है तो कुंडली मिलान कराइए ही मत, बगैर कुंडली मिलान के मैरिज कर दीजिए। लेकिन अगर कुंडली मिलान कराना है तो उसके पूरे के पूरे जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं और अपोजिट जो होता है उसके कुंडली को खासकर विशेष तरह से आप एनालाइज करवाएं, क्योंकि क्या उसमें कोई ऐसा अवगुण तो नहीं है जो पूरे के पूरे जीवन को प्रभावित कर दे। अब ये एक फीमेल कुंडली है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, एक फीमेल कुंडली है, दिल्ली बेस्ड है, और इस तरह का निर्माण ये हो रहा है। ये जो है वो क्या परिस्थितियां हैं, अब इस कुंडली से मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये कुंडली उपयुक्त क्यों नहीं हो, मैंने क्यों मना कर दिया कि नहीं ये उपयुक्त नहीं है। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, क्योंकि जिनसे उन्होंने मिलवा के भेजी हम उनको ये कुंडली आप विवेचन दे दीजिए, हमारी जो भी कुंडली मिलान होगा उसको हम दे देंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं किसी की आलोचना करना या किसी की टांग खींचना, ये हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है आपको सही डिसीजन मिले, सही आप लाइफ में चल पाएं, और ऐसे डिसीजन, ऐसे एनालिसिस जिससे कि आपको सफलता मिले और सफल हो। इसका उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है, जो एस्ट्रोलॉजर होंगे उन्होंने पूरा ध्यान दिया होगा, इसमें कोई शक नहीं। कई बार टाइम की कमी होती है या कई बार कुछ और ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि व्यक्तिगत रूप से इतना टाइम व्यक्ति नहीं दे पाता है या कोई और कारण होते हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उनको ज्ञान नहीं है या किसी को ज्ञान नहीं, बिल्कुल नहीं, सबको ज्ञान है जो काम कर रहा है। लेकिन हाँ, कई और कारण हो सकते हैं जिससे ऐसा हुआ करता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस कुंडली में क्या ऐसा है और क्यों इस कुंडली को मैंने मना किया कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चलिए देखिए, ये लग्न कुंडली है, ये मून कुंडली है, और ये D7 है। D7 मैंने D9 जनरली यहां पे हम प्लेस करते हैं, D7 आज किसी
कारणवश किया है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपके हित के वीडियोस देता हूं, फ्यूचर में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताता हूं और बहुत ही यूनिक टाइप की वीडियोस देता हूं। शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो देखिए, ये D1 है, जैसे लग्न चार्ट कहते हैं, ये मून चार्ट है, और ये D7 है। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो लग्न है वो लियो है। इसका मतलब सिंह लग्न की कुंडली है। ये सिंह लग्न स्थिर लग्न है, 1937 पर यह राइज हो रहा है। इस हिसाब से इसका जो महत्वपूर्ण पहला पॉइंट है वो ये है कि लग्नेश की स्थिति क्या है। ध्यान से देखें, लग्नेश ये सन 15-25 डिग्री पर ये आया है लिब्रा में, इसका मतलब तुला में। तुला में सूर्य की स्थिति नीच की होती है 10 डिग्री पे, आपको पता है। तो क्या हो गया, लग्नेश यहां नीच का हो गया, पहला पॉइंट, वो भी थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता है आपको। कमिटमेंट, एफर्ट्स, जो भी आपके जीवन के जो करेज होता है, साहस होता है, पराक्रम होता है, ये हमें एक तरह से ऊर्जा देता है। तो वहां पर सूर्य नीच अवस्था में पहुंच गया, लग्नेश एफ्लिक्टेड हो गया। एक एक चीज को ध्यान से सुनते जाइए। इसके अब अगर हम षड्बल को देखें, सूर्य के षड्बल को, तो ये लीस्ट है पूरी कुंडली में, सबसे कम है। कितना है भाई, 0.70, बहुत कम है, न्यूनतम है। क्या करता है सूर्य, पिता का कारक होता है। सूर्य यश, जिसको ग्लोरी कहते हो, नेम, फेम, रिकॉग्निशन का कारक होता है। सूर्य हमारे हृदय, आत्मा का कारक होता है। सूर्य हमारे कॉन्फिडेंस का कारक होता है, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हो, विल पावर का कारक होता है। अब वो लग्नेश नीच का हो गया, तो समझ सकते हो कि कितनी विकृतियां पैदा हो गई पूरी पर्सनैलिटी में। एक तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, फादर का बीच में छोड़ जाना, किसी कारण से जल्दी मृत्यु हो जाना, ये सब चीजें यहां पर दिखाई दे रही। अब देखो, यहां 17-10 पर वीनस है, रेट्रोगेट है। रेट्रोगेट का मतलब वक्री है। अब ध्यान से देखो, 15-25 और 17-10 में कितना अंतर है, 2 डिग्री का भी अंतर नहीं है। वीनस यहां पर है, अपने साइन में है। कुछ लोग कहेंगे कि ये यहां पर जो है नीच भंग राजयोग बन गया, ऐसा नहीं है, और भी परिस्थितियां कंसीडर की जाती हैं। ध्यान से देखिए, रेट्रोगेट है। अगर वीनस की हम शक्ति को देखें, षड्बल की, तो वीनस भी 0.82 है। सूर्य भी कमजोर, वीनस भी कमजोर। वीनस जो है वो आपसी रिलेशन जो होते हैं मैरिज में, उसका कारक होता है। जो सीक्रेटिव रिलेशन, जिसको आप पर्सनल रिलेशनशिप कहते हो, वीनस उनका कारक होता है। और वीनस अगर किसी कुंडली में कमजोर है तो उसका गृहस्थ जो है जीवन डिस्टर्ब होता ही होता है। क्या देखा हमने, यहां ये परिस्थितियां वीनस रेट्रोगेट में है। और विशेष बात देखिए, और वो ये है कि वीनस यहां कंबस्ट हो गया है, 2 डिग्री के अंतराल पे है, इसलिए अस्त हो गया है। ये और बड़ी बात है। तीसरा पॉइंट ये है, 7th हाउस का लॉर्ड है, और यहां अगर देखें आप तो 10th हाउस का लॉर्ड है। 10th हाउस क्या होता है, 10th हाउस आपको मालूम है, हमारे करियर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, वर्क प्लेस होता है, यस, जिसको नेम, फेम, रिकॉग्निशन कहते हो, वो सब कुछ होता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि उसका कारक ग्रह और यहां पर कंबस्ट हो गया, अस्त हो गया, और साथ ही साथ रेट्रोग्रेड भी हो गया, इसलिए वीनस भी रेलिवेंट हो गया। षड्बल बहुत कम, 0.82। तीसरा क्या है भाई, राहु भी यहां मौजूद है। राहु की डिग्री क्या है, 2101। अब ध्यान से देखिए, 2101 पे राहु है, वीनस 17-10 पे है और सन 15-25 पे है। इसका मतलब है कि राहु के साथ यहां पर दुर्योग बन रहे हैं, कुयोग बन रहे हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं। चौथा यहां पे प्लैनेट जुपिटर है। जुपिटर की डिग्री क्या है, 2755। अब जुपिटर के लिए अगर हम देखें यहां पर, तो एक तो ये ग्रेट एनिमिक साइन में है, शुक्र के साइन में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, ये किस किस का लॉर्ड है, ध्यान से देखो। एक तो 5th हाउस का लॉर्ड है, जो कि संतान का कारक भी होता है, समझते चलिए। हायर एडुकेशन, इंटेलेक्ट, हमारे पूर्व जन्म के जो भी हैं, जो आउटस्टैंडिंग कर्मास,
वो भी ये दर्शाता है। अब उसका ग्रह अपने एनिमिक साइन में 27-55 डिग्री पे है। अभी आगे कुछ और बताने वाला हूं, ध्यान रखिए इन चारों को हमने उसमें भी देखा है, जिसको आप उस परिस्थिति को देखते हैं कि एग्जैक्टली इसका क्या स्थिति बन रहा है भाव या चलित में, तो वो भी स्थिति बिल्कुल यही है, कोई चेंज नहीं हो रही है, कोई भी प्लैनेट टस से मस नहीं हो रहा है। इसका मतलब इनका सबका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहेगा। अब जुपिटर यहां 5th हाउस का लॉर्ड है और साथ ही साथ 8th हाउस का लॉर्ड है। 8th हाउस मेलेफिक हाउस और उसका लॉर्ड यहां पर। अब जरा इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। राहु जुपिटर के साथ आया, क्या बनाया? एक बहुत दुर्योग बनाया, गुरु चांडाल। गुरु चांडाल दोष का निर्माण हुआ। राहु वीनस के साथ लंपट योग बनाया। राहु सन के साथ ग्रहण योग बनाया। राहु की स्थिति ऐसी है कि तीनों की तीनों प्लैनेट को यह प्रभावित कर रहा है, 3 दुर्योग स्थापित कर रहा है। यह ग्रहण योग से सूर्य को एक तरह से एफ्लिक्ट कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। वीनस को लंपट योग से कर रहा है। जुपिटर को यह गुरु चांडाल योग बना रहा है। तो क्या स्थिति हो गई? ऐसी परिस्थिति में हमने कई चार्ट जो है वो एनालाइज किए हैं। व्यक्ति झूठ बहुत बोलता है, उसके कोई आधार हो ना हो, वो झूठ बोलने में पीछे नहीं होता है। जो धार्मिक स्पिरिचुअल जो उसका इंक्लिनेशन होता है वो बिल्कुल भी दिखावा होता है, हृदय से वो पूजा या नहीं करता है। ध्यान से समझिए, इसका सीधा दृष्टि 9th हाउस पे है, जो कि हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज को, स्पिरिचुअल मैटर्स को दर्शाता है। और वहां पर केतु मौजूद है, तो पूरी की पूरी दृष्टियां 9th हाउस पे, जो कि भाग्य का कारक होता है। विशेष बात, तो ये 4 के 4 प्लैनेट जो यहां एफ्लिक्ट हुए, पीड़ित हुए, उन सबकी दृष्टि 9वें भाव पे है। तो भाग्य भाव को इसने प्रभावित किया। 4 की 4 7वीं दृष्टियां हैं यहां पर 9th हाउस पे। 7वीं दृष्टि, स्ट्रॉन्ग दृष्टि, जो 9th हाउस को यहां पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 3rd हाउस मुझे लगता है एक्सप्लेन हो गया। दुर्योग बने वो भी बता दिया मैंने, और ये सब पीड़ित है। इनकी डिग्रीज भी देख लीजिए, 15 से 27 सब 12 डिग्री में मौजूद है। तो इसका मतलब है सूर्य ने वीनस को एफ्लिक्ट किया, राहु ने ग्रहण योग बनाया, राहु ने लंपट योग बनाया, राहु ने यहां पर गुरु चांडाल योग बनाया, और यह हाउस बुरी तरह से एफ्लिक्ट हो गया। आगे बढ़िए। 11th हाउस, 7th हाउस में अगर हम देखें तो यहां 11 लिखा दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हो, कुंभ, शनि की राशि। क्या अर्थ हुआ? रेट्रोगेट है। यह होता है व्यक्ति का मैरिड लाइफ पार्टनर। क्या है? यहां शनि खुद ही विराजमान है। इसका मतलब है 11-5 पे नक्षत्र कौन सा है? सतविसा। क्या होता है सतविसा नक्षत्र? राहु का। ध्यान से देखो, राहु की दृष्टि देखो यहां से 1 2 3 4 5, राहु की दृष्टि भी यहां पर आ रही है। मार्स की दृष्टि देखो 8वीं, मार्स की दृष्टि भी आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि राहु की दृष्टि 7वें भाव पे, केतु की दृष्टि 7वें भाव पे। केतु की दृष्टि नहीं आएगी क्योंकि केतु की तो 9th दृष्टि यहां 5th हाउस पे आएगी। मार्स की दृष्टि यहां पर, तो राहु की और मार्स की दोनों की दृष्टि है, और साथ ही साथ सैटर्न यहां खुद विराजमान है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग परिस्थिति में है सैटर्न, ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा षटबल लिए हुए है 1.96, 1.96 समझ लीजिए। जहां पर अभी आपने देखा सूर्य का 0.70 है, जुपिटर का 0.71 है, और वीनस का 0.82 है। 3 के तीनों प्लैनेट यहां बर्बाद हो गए, जिनका जो षटबल है 0.82 से ज्यादा किसी का ही नहीं। 0.71, 0.70, 0.71, 0.82 सूर्य का सबसे कम, उसके बाद जुपिटर 0.71, उसके बाद वीनस 0.82। तीनों प्लैनेट बहुत ही जरूरी होते हैं। चलिए, तो 11th हाउस में सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग होके, तो 7वां भाव, इसका मतलब क्या है? मैरिड लाइफ एफ्लिक्ट हो गई, बुरी तरह से प्रभावित। अब सैटर्न की दृष्टियां देखिए जरा, 1 2 3 भाग्य भाव को प्रभावित किया। नीच दृष्टि एरीज है यहां पर, मेष, तो पहला पॉइंट इसको प्रभावित किया। दूसरा 7वीं दृष्टि लग्न पे, एनिमिक साइन है लियो, सूर्य का, इसको प्रभावित किया। इसका मतलब है मोनोटोनस स्थिति, अकेले। इनकी हंसी बहुत मुश्किल मिलेगी आपको, अकेले पड़े रहना, या फिर क्या है जिसको कहते हो सोशल जितनी गैदरिंग्स होती हैं उनमें बहुत इंटरेस्ट नहीं लेना, या फिर छोटी बात पे रूठ के बैठ जाना। इस तरह की परिस्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। 10वीं दृष्टि 8 9 10 4th हाउस पे क्या होता है? मेंटल पीस,
कंफर्ट्स लाइफ के, उसको भी समाप्त किया इसने। तो नौवां लग्न और चौथा, ये तीनों भाव इसकी दृष्टियों से प्रभावित हुए। ध्यान से देखिए, दो उसमें केंद्र भाव हैं, उनको प्रभावित किया। एक त्रिकोण है, तो शनि ने इन तीन दृष्टियों से तीन महत्वपूर्ण हाउसेस को बर्बाद कर दिया। एक त्रिकोण का 9th हाउस, एक लग्न को सबसे इंपॉर्टेंट, और एक 4th हाउस उससे कम इंपॉर्टेंट। तो तीन के तीन हाउसेस सैटर्न की दृष्टि में आ गए। इसका मतलब यहां से भी ये परिस्थितियां विपरीत दिखाई दे रही हैं। आगे देखते हैं। 9th हाउस में केतु है, अकेला है। आप देख सकते हो यहां जो दृष्टियां चार आ रही हैं वो एफ्लिक्टेड प्लैनेट्स की आ रही, और सैटर्न की भी यहां दृष्टि आपको दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब है इसके लिए भी कोई बेनिफिक एस्पेक्ट्स कहीं से भी आ रही नहीं दिखाई दे रही। आगे देखिए ध्यान से, 12th हाउस में मार्स है। अब मार्स क्या है? मार्स का मतलब है 12वें भाव में मेलेफिक, मांगलिक बनाया इसको। किस किस हाउस का लॉर्ड है? ध्यान से देखो, एक तो ये 9th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य भाव का, और ये एक 4th हाउस का लॉर्ड है। एक त्रिकोण और एक केंद्र, दोनों का, और शनि की दोनों पे दृष्टि है। यहां आपने देख लिया, अभी बताया था, शनि की तीसरी दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि, और मार्स इन दोनों का लॉर्ड होके कहां गया? एफ्लिक्टेड हाउस 12th में, जो मेलेफिक हाउस है, जिसे टोटल लॉस कहा जाता है, लॉसेज ऑफ ऑल काइंड। तो यहां क्या हो गया कि लॉसेज ऑफ ऑल काइंड में मार्स गया, और काय का 9th का और 4th का लॉर्ड हो गए। अब जब यहां गया, ये नीच का 21.02 डिग्री पे है, नीचाई की तरफ जा रहा है पूरी तरह से, आपको पता है, पूरी नीचता की तरफ, डेबिलिटेशन जिसको कहते हो, उधर की तरफ ये प्रस्थान कर रहा है, 21.02 डिग्री पे है। इसका मतलब इसकी नीचता भी कम नहीं। अब इसकी अगर हम देखें तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि तो इन पे सब पे हो गई। इसकी कुछ कमी थी और पूरी कर दी इसने। फिर इसकी दृष्टि देखिए ध्यान से, उच्च दृष्टि कहां? छठे भाव पे। क्या होता है भाई ये छठा भाव? छठा भाव हमारी बीमारियां होता है, छठा भाव हमारी कंप्लीशन होता है लाइफ का, छठा भाव और रोग, रिपु, ऋण, ये सब कुछ होते हैं। तो उच्च दृष्टि दे रहा है यहां पे। इसका मतलब है कि बीमारियां ज्यादा रहने वाली हैं, और साथ ही साथ ध्यान दीजिए ये हाउस जो है वो सर्जिकल, इसका मतलब है सर्जरी, उसको भी दिखाता है। इसका मतलब है ऑपरेशन, शारीरिक या इस तरह की परिस्थितियां भी यहां पर बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। 8वीं दृष्टि 7वें भाव पे है। कौन सा भी बताया था? मैरिज हाउस, 8वीं दृष्टि। तो इसकी जो है शनि यहां पर मौजूद है, एक्वेरियस जिसको आप कहते हो, कुंभ पर। इसका मतलब ये भी और ज्यादा इसको प्रभावित कर दिया। तो ध्यान से देखो, राहु की भी यहां दृष्टि है, मार्स की भी यहां दृष्टि हो गई। तो ये हाउस ऑलरेडी, और शनि वहां पर मौजूद है ऑलरेडी, वो भी रेट्रोगेट है, वक्री है, इतने 1.96 शटबल के साथ है। तो ये परिस्थितियां और विपरीत दिखाई दे रही हैं। चलिए, ये हो गया हमारा पूरा लग्न चार्ट। अब आते हैं जरा मून चार्ट को देखते हैं, क्या कुछ सुधार दिखाई दे रहा है, देखते हैं। मून चार्ट में मून और मरकरी लग्न में है, और मरकरी की जो डिग्री है वो 27-40 है। इसका मतलब है इसकी डिग्री जो है तिरोहित हो रही है, जा रही 27-40 से आगे। ध्यान रखिए, मूल त्रिकोण में जरूर है, लेकिन मून के साथ है, जिसके संबंध इसके साथ कभी भी फ्रेंडली नहीं होते हैं। मरकरी और मून के दोनों ही युवावस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे मौजूद हैं। इसके बाद में देखिए दूसरे हाउस में सन, वीनस, राहु, जुपिटर जो यहां पे थे वो सब सेकंड हाउस में आ गए। सेकंड हाउस क्या होता है? तो फैमिली होती है, लैंग्वेज होती है, बिटर लैंग्वेज का प्रयोग, खान पीन जिसको अनयूजुअल कहते हो, वो परिस्थितियां रहने वाली हैं। सेकंड हाउस, एसेट्स, सेविंग्स, चौपट। इसका मतलब है ये हाउस बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यहां पर ये चीजें आप देखेंगे बुरी तरह से एफ्लिक्ट हो गए। आगे देखो, शनि छठे भाव में, अभी बताया था बीमारी, यहां से मार्स की दृष्टि आ रही थी छठे भाव में। यहां ध्यान से देखो, यह वेरीफाई हो रहा है, सैटर्न आ गया रेट्रोग्रेड होके छठे भाव में। अभी बताया था रिपु, ऋण और तरह तरह की स्ट्रगल वो यहां दिखाई देते हैं। केतु कहां आ गया भाई? 9th हाउस में। क्या हो गया? पाप कर्तरी दोष। कहां पे? 7th हाउस के लिए। क्या है 7th हाउस? मैरिज हाउस। ये यहां पर एक बार फिर पाप कर्तरी दोष की परिस्थितियां बन गई 7th हाउस के लिए। यहां मून 11th हाउस में आ गया, नीच का। अब मून क्या है? सॉरी, मार्स नीच का कैंसर में, कर्क में आ गया। क्या है 11th हाउस?
11th हाउस होता है गेन्स, मटेरियलाइजेशन ऑफ विशेष। जीवन में हम जो पाते हैं वो 11वां भाव सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। याद है मैंने आपको पहले रेफरेंसेस में बताया था कि रावण ने कोशिश की थी कि मेघनाथ के सब जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी यहीं आ जाएं। 11वां भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो 11वें भाव में क्या होता है, वो सफल नहीं हो पाया था इसमें। तो 11वें भाव में नीच का मार्स क्या अर्थ हुआ, शक्ति में कमी तो ही है, गेन्स में कमी हो गई, मेटेरियलाइजेशन ऑफ विशेस ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो गए। तो ये परिस्थिति यहां पर मून चार्ट में आप देख पा रहे होंगे, ये एफ्लिक्ट हो ही गया, सेकेंड हाउस हो ही गया, 11th हाउस गेन्स का हाउस है, ये दोनों ही धन और प्रॉस्पेरिटी को बताते हैं। 9th हाउस ऑलरेडी भाग्य भाव तिरोहित हो ही रहा है, आपने देखा ही है क्या स्थिति हो रही वीनस की यहां पे। और यहां पर भी वही सब परिस्थिति है, 9th हाउस का लॉर्ड मार्स नीच का होके यहां गया था, यहां 9th हाउस का वीनस प्रभावित हो रहा है राहु के कारण, जो लंपट योग बना रहा है। तो ये दोनों की दोनों चार्ट बहुत ही अनसपोर्टिव है, बहुत ही अनसपोर्टिव है। का मतलब क्या हो गया, फॉर द सेक, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये क्या बिल्कुल बेकार है, क्या जिंदगी खराब, नो ऐसा नहीं। मतलब मैरिज पर्पस से हम जो रेफरेंस कर रहे हैं इसको, पर्सनल चार्ट को, उस हिसाब से ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि कोई भी हाउस जितने मैंने बताए आपने देखा होगा इसमें कोई हाउस सपोर्टिव नहीं है। केवल एक हम सपोर्ट ले सकते हैं इसमें, और वो क्या ले सकते हैं, वो ले सकते हैं मून और मरकरी वर्गों में, बस। और वो भी अभी बताया मैंने दोनों एडवर्सिव होते हैं। मून और मरकरी में भी कोई बहुत अच्छी ऐसी परिस्थिति नहीं जिन पे बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स हो रहे हों या जो बहुत अच्छी परिस्थिति में आ रहे हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मून यहां पर जो है वो न्यूट्रल साइन में है, न्यूट्रल साइन है इसका। न्यूट्रल साइन कौन सा है इसका वर्गो, तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं देने वाला है। यहां पर लग्न में मून और मरकरी बस ये है, बाकी कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम कह सके नहीं ये तो हमें बहुत अच्छी परिस्थिति देने वाला है। D7 संतान को हम जब रेफर करते हैं तो जरूर इसका रेफरेंस लिया करते हैं। तो क्या देखें, ये सेजिटेरियस, इसका मतलब है धनु, इसमें बन रहा है, लग्न बन रहा है। और इसका लग्नेश जो है जुपिटर, वो कहां है, 5th हाउस में, सैटर्न के साथ, रेट्रोग्रेड के साथ। सैटर्न की क्या परिस्थिति है, सैटर्न नीच का है, बहुत पावरफुल है लेकिन यहां नीच का है, जुपिटर के साथ है। इसी तरह 9th हाउस को देख लो, केतु और मून एक साथ है। तो क्या हुआ कि जो संतान में कोई ना कोई दुर्योग हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, कोई बीमारी या कोई, पहले तो बहुत मुश्किल है संतान की प्राप्ति, लेकिन बाद में संतान से जिसको कहते हो दुख मिलना, परेशानियां मिलना, वो यहां दिखाई दे रहा है। अब ये आपने देख लिया, ये दोनों चार्ट्स को अगर हम देखें तो खास ये है, यहां 5th हाउस का लॉर्ड जो जुपिटर था वो यहां पीड़ित होके ये है। इसी तरह से 8वें भाव का स्वामी यहां है। अब यहां पर अगर हम देखें ये जो 5th हाउस है, तो 5th हाउस की परिस्थिति यह है कि यह भी हमारा एफ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि इसका जो पंचमेश है वो ही जब एफ्लिक्ट है, सबसे बताया मैंने 0.71 के साथ, तो हम इसके आगे क्या जो यहां पे सपोर्टिव हमारा है D7, तो हम इन्फरेंस वही निकाल सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। इसका मतलब है अगर ओवरऑल चार्ट को हम देखें, मेरे पास ये चार्ट आएगा तो मैं बोलूंगा नहीं, ये चार्ट तभी दूसरे के साथ हो सकता है जब इसका जो अपोजिट चार्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। कहते नहीं कि नैया को खेना, किसी को खेना। आपने देखा होगा कई लोग शादी करने के बाद और वो कहते हैं अरे अब तो बहुत, हम तो चक्कर में पड़ गए, परेशान हो गए, बीमार रहती है या फिर हमेशा जो है वो लड़ाई के मूड में है, इस तरह की परिस्थितियां रहती है। या लड़की कभी कभी वो ऑपोजिट होता है, लड़की की कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि अरे वो हमारे हस्बैंड जी तो हमेशा जो है लड़ने के मूड में रहते हैं और हमेशा बीमार रहते हैं। मींस दोनों तरफ हो सकता है, ऐसा नहीं, मैं एक तरफ से नहीं कह रहा हूं। तो ये चार्ट सपोर्टिव नहीं है मेरे व्यू पॉइंट से, इसलिए मैंने इसको मना किया। और उन्होंने कहा कि जहां से हमें कहा गया, जिन एस्ट्रोलॉजर महोदय ने कहा, उन्होंने कहा नहीं चार्ट ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हो, शादी बिल्कुल मांगलिक रहेगी, कोई इश्यूज नहीं है लाइफ में। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, प्लीज इनको देखिए, रिव्यू करिए और अपने ज्ञान को सही तरह से लोगों को दीजिए, क्योंकि जिस काम के लिए आप जो काम कर रहे हो उसमें गलत गाइडेंस देना ये भी एक अपराध होता है।
किसी की जीवन को आप पहले से अगर इंगित ना करें, इंडिकेट ना करें, अभी अगर आप इंडिकेट कर देंगे हाँ आगे ये परिस्थितियां आएंगी, तो व्यक्ति डिसीजन, आप वो डिसीजन लेना चाहे मैरिज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये संतोष रहेगा, मैंने सब कुछ पहले बताया था। अब अगर आप एक्सपोनेट कर सकते हो तो करो, कोई इशू नहीं, लेकिन क्या क्या हो सकता है वो मुझे जरूर बताना चाहिए। तो करियर एफ्लिक्टेड, संतान एफ्लिक्टेड, लग्नेश एफ्लिक्टेड, 9th हाउस 4th हाउस एफ्लिक्टेड, 7th हाउस एफ्लिक्टेड, 7th हाउस में भी राहु और मार्स दोनों की दृष्टियां, भाग्य भाव बुरी तरह से एफ्लिक्टेड। इसका मतलब है इसके आगे मैं और कुछ नहीं बता सकता, 5वां भाव बता ही चुका हूं। तो फ्रेंड्स, कोई भी अगर आप, अब जो मैंने ऐसा विवेचन दिया, आप कहीं पर भी अपनी कुंडली का मिलान कराएं तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछें आप। मिलान केवल ये नहीं होता है कि डाला उसमें सॉफ्टवेयर में और बोल दिया हाँ ये मिल गए गुण, आइए जाइए आप कर सकते हो, 24 गुण मिल गए या 26 गुण मिल गए, 27, कोई यूज नहीं है इसका। इससे तो अच्छा मिलवाओ ही मत, कुंडली ही मत मिलवाओ, और सीधे सीधे आपको जो अच्छा लगे उससे मैरिज कर लो। तो कम से कम आपके दिमाग में धोखा तो नहीं, आपके दिमाग में कंफ्यूजन तो नहीं रहेंगे, आपके दिमाग में डर तो नहीं रहेगा, आपको लगेगा ठीक है अब जो होगा सो होगा। तो मत मिलवाइए कुंडली। लेकिन अगर कुंडली मिलवाएं तो जरूर क्वेश्चन पूछें। आप अगर लड़के की तरफ से हैं तो लड़की के लिए क्वेश्चन पूछें, और लड़की की तरफ से तो लड़के की तरफ से पूछें पूरी की क्या है। अगर लड़के के साथ शादी कर रहे हो, कमाएगा कि नहीं कमाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन में कुछ उसके बहुत कुप्रवृत्तियां होंगी उसके साथ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो व्यक्ति समय समय पर कुछ ऐसे नए चक्र चले, कुचक्र चले। ठीक इसी तरह लड़कियों का, तो ये जरूर करें। और जो भी जिस एस्ट्रोलॉजर से भी पूछें, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर अच्छा ज्ञानी है वो, आप उससे बात करें, इन विषयों पर बात करें और विस्तार से बात करें। मैं जब भी कुंडली मिलान करता हूं 30 से 35 चीजें पहले से मैं एसेस करता हूं कि क्या परिस्थिति है। वो तो है 8 चीजें तो वो मिला दी कि ठीक है, क्या है वर्ण, क्या है, कहीं भकूट तो दोष नहीं है, कहीं नाड़ी दोष तो नहीं, वो तो एक जनरल चीजें हैं, वो तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ ऑपोजिट ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब लड़की अगर ये है तो इसका 8th हाउस बहुत जरूरी है देखना। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि 8th हाउस बना इसका फैमिली, इसके हस्बैंड का फैमिली बना। अब फैमिली बना, 8th हाउस में क्या है भाई, पाइसेस है, तो मीन का कौन बना लॉर्ड, तो जुपिटर बना, तो यहां पे पीड़ित है, सबसे पीड़ित है 7-1। इसका मतलब क्या है कि घर वालों से भी स्थिति नहीं बनेगी, इसके घर में भी डिस्टर्बेंसेज होंगी, परेशानियां होंगी। तो इसलिए ये सब चीजें आप ख्याल रखो, जिससे भी पूछो पूरा ज्ञान लो और पूरा टाइम लो, उसके बाद आगे बढ़ो। वही शादी के लिए अच्छा है, मैरिज के लिए अच्छा है। वैसे तो आगे चल के कई चेंजेज होते हैं परिस्थितियों के अनुसार, वो एक अलग मैटर है, लेकिन बेसिकली आप जब शादी करने जाते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए बेसिक कि हाँ कुछ बहुत बड़े, अब कई बार क्या होता है कई कुंडलियों में बड़े दुर्योग होते हैं, मींस एक्सीडेंट्स के, अल्पायु होती है, तो वो जरूर देखना है। मैं ये बता तो रहा हूं 30 से 35 चीजें देखता हूं, और अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो मैं बता देता हूं कि देखो ये परिस्थितियां बन रही हैं, अब इसके आगे आपका जो भी डिसीजन है वो आप ले सकते हो, क्योंकि मेरे अनुसार ये आगे घटित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, मुझे लगता है आपके लिए बहुत हितकारी है। हर घर में मैरिज होती है, हर घर में जरूरी होता है। आप जरूर जब भी अपने किसी नियर एंड डियर की मैरिज करें तो कई चीजें जरूर देखें, या तो बिल्कुल भरोसा ही ना करें एस्ट्रोलॉजी में, कोई इशू नहीं। लड़की देखो या लड़के को देखो, शादी कर दो, कुछ मत, कोई किसी तरह का रीडिंग मत कराओ, ये भी ठीक है। और या फिर अगर आपको लगता है नहीं मुझे देखना है जरूरी, तो फिर सभी चीज देखें, सॉफ्टवेयर में डाल के केवल गुण मिला देना, कुछ नहीं है। मैं बहुत बिटर शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं, वो कुछ नहीं है, वो केवल और केवल आंखों को धोखा देना है कि तुम्हारे 25 गुण मिल गए, तुम्हारे 28 गुण मिल गए, जाओ और शादी कर लो। क्लियर हो गया? तो ये हमारे आपने पूरा विवेचन देख लिया, मुझे लगता है आपको पूरी तरह समझ आया होगा। और भी मैं महत्वपूर्ण वीडियोज आपको कुछ देने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपके कुछ पर्सनल इश्यूज को मैं डिस्कस करूंगा जो आपकी लाइफ में रेलिवेंस रखते हैं,
वो जरूर आगे मैं डिस्कस करता रहूंगा। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। और अगर आपके घर में कोई मैरिज ऐसी होती है तो जरूर इन बातों का ख्याल रखिए जो मैंने अभी आपको इस वीडियो के दौरान बताई है। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।